नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर। क्लास 12th रसायन विज्ञान का दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, जिसके बारे में हम शुरुआत से चर्चा करेंगे। तो इसमें चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर। टॉपिक है अर्धसेल। अर्धसेल किसे कहते हैं तो जानेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो प्राप्त उपकरण अर्धसेल कहलाता है। बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि कॉपर धातु की छड़ है, ठीक है, किसकी छड़ है? कॉपर की छड़ है। इसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट की विलयन में अगर हम डुबो दें, ध्यान से समझो, किसकी छड़ है ये? कॉपर की। और इसको किस में डुबोया है? कॉपर सल्फेट के विलयन में। मतलब जिस धातु की छड़ है उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं। तो प्राप्त इस उपकरण को हम क्या बोलेंगे? अर्धसेल। क्या बोलेंगे? अर्धसेल। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमने जाना अर्धसेल, अब हम जानेंगे सेल क्या होता है। तो समझेंगे, हमारा हेडिंग है सेल। इसमें जानेंगे कि सेल क्या होते हैं। जब किसी धातु की दो छड़ों को किसी एक धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं, या अलग अलग धातु की छड़ों को अलग अलग धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं, तो प्राप्त उपकरण सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्राप्त उपकरण सेल कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जैसे जिंक धातु की छड़ को किसमें? जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। किसमें डुबोया गया है? जिंक सल्फेट के विलयन में। और कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। ध्यान से समझो, क्या है? जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है, और इन दोनों को वोल्ट मीटर की सहायता से क्या कर दिया है? जोड़ दिया गया है। क्लियर है? और बीच में क्या लगा है? एक लवण ब्रिज। ठीक, तो इस पूरे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। समझ आ रहा है? अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आगे है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ध्यान से समझेंगे कि होता क्या है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं, जैसे कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, ठीक है, और जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दें, ठीक है, जिस धातु की छड़ है उसी का लवण विलयन, ठीक, जिस धातु की छड़ है उसी का लवण विलयन, ठीक है, में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, ठीक, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। देखो, जब हमने कॉपर की छड़ को इसमें डुबोया तो इस पर धन आवेश आ गया, ठीक, जबकि विलयन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। विलयन में नेगेटिव और इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव, ठीक। अगर इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आ जाता तो विलयन में आ जाता धन आवेश। देखो, ध्यान से समझो, जब इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आया है तो विलयन में क्या आया है? जस्ट विपरीत धन आवेशित, ठीक। आगे जानेंगे, जिससे धातु की छड़ पर धन या ऋण वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, इस पर कुछ विभव उत्पन्न होगा, और विलयन पर इसके विपरीत विभव उत्पन्न होता है। और इस देखो, इस पर मान लो धन विभव उत्पन्न हुआ तो इस पर ऋण का होगा, इस पर ऋण विभव उत्पन्न हुआ तो इस पर क्या होगा? इस पर ऋण, तो इस पर धन का होगा ना। आगे, अतः धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को, इन दोनों के विभव के अंतर को, धातु की छड़ और विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या उस पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस इलेक्ट्रोड के विभव को क्या बोलते हैं? अंतर को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
ध्यान से समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ अगर इसको सिंपल तरीके से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये सारा टॉपिक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। क्लियर है? अगला टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव में ही क्या करना है, बस कंडीशंस फिक्स कर देनी है। जैसे ताप कर दें इस विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स, ठीक है, जहां हम इस प्रयोग को कर रहे हैं। दूसरा, इसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता कर दें 1 मोलर। कितना कर दें? 1 मोलर। 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो और 1 मोलर विलयन की सांद्रता हो, तो यही पूरा प्रोसेस कहलाएगा क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जानते हैं कैसे? ध्यान से समझेंगे क्या है। अगली हमारी हेडिंग है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो ध्यान से समझेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस ताप कितने कर दिया? 25 डिग्री सेल्सियस व 1 मोलर सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ व विलयन के संपर्क तल के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? दोबारा से समझेंगे क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोलर सांद्रता के विलयन में, ठीक, जब किसी धातु की छड़ को, ये किसी भी धातु की छड़ हो, मान लो ये कॉपर की है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, उस विभव को ही इस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, इसे हम ई डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। बात आती है इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव को कौन प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसी के बारे में कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कौन करता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो है विलयन की सांद्रता। क्या है? विलयन की सांद्रता। अगर विलयन तनु है या विलयन सांद्र है, इस बात का प्रभाव किस पर पड़ता है? इलेक्ट्रोड विभव पर पड़ता है। दूसरा, ताप व दाब की परिस्थिति। क्लियर है? इसकी ताप व दाब की परिस्थिति समान होनी चाहिए, वरना इसका भी प्रभाव किस पर पड़ता है? इलेक्ट्रोड विभव पर। अगली बात करें वैद्युत अपघटय की प्रकृति। अगर वैद्युत अपघटय आसानी से वियोजित हो जाता है, प्रबल वैद्युत अपघटय है, तो इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा। ठीक, इसी तरह से एक चीज़ और है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रोड का है किसका? धातु के ऊपर भी डिपेंड करता है कि धातु कितनी क्रियाशील है, कितनी नहीं। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है तो समझेंगे। मानक का मतलब तो हमने पहले ही बता रखा है, बस कंडीशंस फिक्स कर देनी है। क्या? 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 वायुमंडल दाब पर। ठीक है, क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप है व 1 वायुमंडल दाब है। ठीक है, पर ध्यान से समझेंगे, जब प्लेटिनम धातु की छड़ जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है को 1 मोलर सांद्रता के अम्लीय विलयन में डुबोते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे क्या है। प्लेटिनम धातु की ये छड़ है, किसकी छड़ है ये? प्लेटिनम धातु की छड़ है जिस पर क्या है? प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है। ठीक है, क्या है? प्लेटिनम धातु की छड़ है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है, उसे हम 1 मोलर सांद्रता के, कैसे? 1 मोलर सांद्रता के अम्लीय विलयन में डुबो देते हैं। ठीक है, डुबोने पर इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या किया? प्लेटिनम की छड़ जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है उसे अम्लीय विलयन में डुबोया। डुबोने के बाद हम उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने लग जाते हैं। ठीक है, यह है हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की छड़ पर
ये जो हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ से प्रवाहित की, एक वायुमंडल दाब पर ये जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है, ये प्लेटिनम की छड़ पर अधिशोषित हो जाती है और इसके ऊपर क्या हो जाती है, अधिशोषित। क्लियर है। और एक ठोस सतह की भांति कार्य करने लगती है। ठीक, इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, जब ये हाइड्रोजन जाती है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की बजाय हाइड्रोजन की तरह कार्य करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जाती है, इस पर अधिशोषित हो जाती है और एक ठोस सतह की भांति कार्य करती है। तो ये हमें इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का नाम महसूस होकर हाइड्रोजन का महसूस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है। एक बात और समझेंगे, इस पर जो विभव उत्पन्न होता है, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम लोगों ने क्या माना है, शून्य। तो ध्यान से समझेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, इसे तुम लोग याद रखना। क्या याद रखना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को क्या माना गया है, शून्य माना गया है। ठीक है, शून्य माना गया है। इसके आधार पर अन्य सभी तत्वों की मानक अपचयन या मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की गई है। ठीक है, अन्य तत्वों की मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना किस तरह से की जाती है, इसे देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम इसे ही लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, अन्य सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कैसे की जाती है, गणना करना सिखाएंगे। और उसके बाद हम सिखाएंगे गणना करने के बाद जो इलेक्ट्रोड विभव आते हैं उनसे हमें प्राप्त होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या प्राप्त होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी व अन्य धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कैसे की जाती है। आप सभी लोग इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, या फिर हम इसी वीडियो के लिंक दे देंगे, तो आप सभी लोग वहां जाकर इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।